नमस्कार दोस्तों। इस बार खुसरो दरिया प्रेम का राजेंद्र चंद्रकांत राय द्वारा लिखित इस किताब के एक अध्याय ज्ञान रंजन की प्रेम कथा की अंतिम किस्त लेकर आपके सामने आया हूं। सुनिएगा। सुनैना, ज्ञान रंजन सुनैना। घर में तूफान के आने और गुजर जाने के बाद का सन्नाटा छाया रहा। किसी वज्रपात के बाद का सहमा सहमा वातावरण। यह वातावरण गजिन होता रहा। सुनैना जी दुखी होती रहीं, अपने आप को कोसती रहीं, अपने द्वारा हो जाने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के लिए खुद को दोष देती रहीं। पिता भी अंदर बाहर से दुखी होते रहे। बेटियों को सदा दुलार देने वाले अपने उसी हृदय के पत्थर हो जाने के उस क्षण को तिरस्कृत करते रहे होंगे। अपने पर नियंत्रण न रख पाने के लिए, अपनी उस कमजोरी के लिए अपने आप पर नाराज हुए होंगे। स्वभाव के विपरीत चले जाने की दुर्घटना ने उन्हें आत्मसंताप और अनुताप में डुबो दिया होगा। उनकी प्रकृति से यही अनुमान लगता था। घर तनाव में था। दीपक ने ही घर में हुए इस हंगामे की खबर ज्ञान जी को दे दी थी। ज्ञान जी ने फोन पर सुनैना जी को समझाया, सांत्वना दी। जो भी घट अघट था उसे बहादुरी के साथ झेलने की ताकत दी। शांत रहे आने की नसीहत दी। उस अंधेरे से उबारा जिसमें वे चली गई थीं। बावजूद इसके दीपक और वैद्य जी को इस बात का पता न था कि ज्ञान और सुनैना जी के बीच में कुछ पक रहा है, कुछ चल रहा है। पूरा घर इस छानबीन में जुट गया था कि आखिर वह है कौन जिसके साथ सुनैना जी एंगेज हैं, जिसके कारण वे ऐसे दुस्साहसी कदम उठा पा रही हैं। वे सब इस बात पर हैरान थे कि यह कैसी बेवकूफ लड़की है जिसने उस अज्ञात लड़के की खातिर ऐसी अच्छी नौकरी वाला संभावित वर खो दिया। मां ने बेटी और पिता के हित में बीच का रास्ता सुझाया कि झूठ बोल दो कि किसी ने जलन के कारण ऐसी चिट्ठी जालंधर भेज दी होगी, कि उसे तुमने नहीं लिखा था। बात संभल जाएगी, रास्ता निकल आएगा, लड़के वालों को समझा बुझा लिया जाएगा। पर सुनैना जी ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। कहा, चिट्ठी तो हमने ही लिखी थी, हमें उससे ब्याह नहीं करना है। माता ने माथा ठोक लिया, भुनभुनाई, न जाने कैसी जिद्दी लड़की है। इसी दौरान हुआ यह कि ज्ञान जी को जबलपुर के जीएस कॉलेज, गोविंद राम सेक्सरिया अर्थ एवं वाणिज्य महाविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्राध्यापक पद की नौकरी मिल गई थी। वे नौकरी ज्वाइन करने 14 अगस्त 1960 को लंबे समय के लिए इलाहाबाद के भरोसे छोड़कर जबलपुर चले आए थे। सुनैना जी का उनसे संपर्क टूट गया था। ज्ञान जी का बार बार इलाहाबाद आना जबलपुर वाली नौकरी के चलते संभव न था, और नौकरी को तवज्जो देने से प्रेम संकट में पड़ जाता। नौकरी जरूरी थी, प्रेम उससे भी ज्यादा जरूरी था। नौकरी से जीवन चलना था और प्रेम ही जीवन था। प्रेम के लिए नौकरी खोई जा सकती थी, पर नौकरी के लिए प्रेम को खो देना मुमकिन न था।
वे जबलपुर से भाग भाग कर इलाहाबाद लौटते, वहां पहुंचकर उलझी हुई चीजों को सुलझाते और फिर जबलपुर चले आते। वे जबलपुर आ जाते तो वहां पर कुछ और गुत्थियां पैदा हो जाती। वे फिर भागते। इस भागम भाग ने उन्हें परेशान करके रख दिया था। इस बार जब वे इलाहाबाद पहुंचे तो पता चला कि सुनैना जी तो इलाहाबाद में हैं ही नहीं। हुआ यह था कि उन्हीं दिनों लखनऊ से सुनैना जी की ताई जी इलाहाबाद उनके घर आई हुई थीं। कुछ दिन रहकर जब वे वापस जाने लगीं तो वैद्य जी ने सुनैना जी को भी उनके साथ लखनऊ भिजवा दिया था। उन्होंने एकांत में ताई जी से यह अनुरोध भी किया था कि वे लखनऊ में सुनैना के लिए कोई ठीक ठाक लड़का देखें। ताई जी ने उसे अपना परम कर्तव्य मानकर शिरोधार्य कर लिया था। ज्ञान जी को दीपक भाई से ही सूचना मिली कि सुनैना जी को लखनऊ भेज दिया गया है। वे किसी तरह की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया न करते हुए अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगे थे। किसी चतुर डिटेक्टिव की तरह उन्होंने न जाने कैसे लखनऊ वाली उन ताई जी का पता भी हासिल कर लिया था। पता मिल जाने पर एक ही उपाय था, लखनऊ के लिए रवानगी। सो ज्ञान जी ने अगली रेल पकड़ी और इलाहाबाद से लखनऊ पहुंच गए। सुनैना जी के साथ होने वाले हादसों ने लखनऊ में भी साथ न छोड़ा था। ताई जी के एक रिश्तेदार थे, रावल जी, इंदौर में रहते थे, विधुर जीवन बिता रहे थे। वे ताई जी के घर आए। उन्होंने सुनैना जी को ताई जी के घर पर देखा। उन्हें ताई जी से ही पता चला कि सुनैना जी के लिए वर खोजा जा रहा है। इस जानकारी ने उनका उत्साह बढ़ा दिया। उन्होंने ताई जी के सामने अपने आप को ही वर स्वरूप पेश करने में जरा सी भी कोताही न की। ताई जी को भी इस पर कोई ऐतराज न हुआ, उल्टे वे प्रसन्न ही हुई। ताई जी ने मौका पाकर सुनैना जी से इस बारे में बातचीत भी की। घुमा फिराकर अपने असली मंतव्य पर पहुंची और कहा कि रावल जी विधुर हैं तो क्या हुआ, उम्र जरा ज्यादा है तो उससे भी क्या, असली चीज तो है धन। वे मालदार आदमी हैं, उनसे ब्याह करके मजे में रहोगी, जिंदगी भर ऐश करोगी। सुनैना जी का हृदय रो पड़ा। एक भंवर से निकली न थी कि दूसरी भंवर में जा पड़ने का अंदेशा हुआ। उन्होंने ताई जी के प्रति आदर होने के कारण जो संकोच था उसे दरकिनार किया। कहा, ऐसा है ताई जी, हमें ऐश करने वाला जीवन नहीं चाहिए, गहरा और सच्चा प्यार वाला जीवन पाना ही हमारी साध है। अगर जीवन साथी एक सच्चा प्रेमी हो, विश्वासपूर्ण हो, सहचर हो तो कुछ कम खाकर और कम पहनकर भी संतोष के साथ जिया जा सकता है। उधर रावल जी के मन में लड्डू फूट रहे थे, अनारदाने चल रहे थे, फुलझड़ियां चल रही थीं, चकरियां घूम रही थीं। उन्होंने मारे उत्साह के वैद्य जी को अपनी ओर से प्रस्ताव वाली चिट्ठी भी लिख भेजी। चिट्ठी में उन्होंने अपने हमउम्र वैद्य जी को आदरणीय बाबूजी कहकर संबोधित किया और स्वयं अपनी आयु को पीछे धकेलकर पुत्रवत हो गए। वैद्य जी उन्हें जानते थे। उनका यह आचरण वैद्य जी को जरा भी न सुहाया। उन्होंने रावल जी की चिट्ठी के जवाब में फटकार भरी चिट्ठी लिखी। सवाल किया, रावल जी, जरा यह तो बताइए कि कल तक तो हम आपके भाई साहब थे, आपके बाबूजी कब से हो गए? एक फटकार में ही रावल जी के भूत फना हो गए। ज्ञान जी लखनऊ में डटे रहे। उन्होंने ताई जी का टेलीफोन नंबर भी पा लिया था। जब ज्ञान जी का टेलीफोन आया तो सुनैना जी को उससे बहुत राहत मिली, चैन पाया। भरोसा हुआ कि अब वे संकट से भी उबर जाएंगी।
संकटों से जिसने हर बार उबारा है, वह साथ आ खड़ा हुआ है। अब तक वह उनसे दूर था, औलट था, मिलना न हुआ था, पर उसका भरोसा अटूट था। ज्ञान जी से सुनैना जी का टेलीफोन संपर्क बना रहा। ज्ञान जी ने सुनैना जी को यह मंत्र दे दिया था कि सुनैना जी अपने आप को इस बात के लिए सुस्थिर कर लें कि उन्हें ताई जी का वर खोजो अभियान ध्वस्त करते रहना है। सुनैना जी के मंत्र को सुनैना जी ने इस मंत्र को मजबूती से पकड़ लिया और मोर्चे पर डट गई थीं। ताई जी ने जितने भी रिश्ते खोजे, वे उन्हें हवा में उड़ाती रहीं। ताई जी ने भी हार मान ली और उस तरफ से मुंह फेर लिया। वैद्य जी ने रावल जी जैसे लोगों की चिट्ठी पाने के बाद और ताई जी की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश न मिलने के चलते सुनैना को इलाहाबाद भेज देने के लिए लिख दिया। इलाहाबाद लौटने की तारीख तय हो गई। सुनैना जी ने ज्ञान जी को तारीख और रेल के समय आदि की सूचना दे दी थी। जिस दिन रवानगी थी, उस दिन रेल जाने के समय पर ज्ञान जी भी स्टेशन पहुंच गए। सुनैना जी की एक बहन भी साथ में थी। ज्ञान जी भी साथ हो लिए। जब रेल आई और वे सब डिब्बे में बैठ गए, तो सुनैना जी ने देखा कि वे दो लड़के जो ताई जी के यहाँ कभी कभी आया जाया करते थे, उसी डिब्बे में सवार हो गए हैं। वे आपस में कुछ खुसर पुसर भी कर रहे थे। वे लड़के वहां क्यों थे? उन्हें किसने भेजा था वहां? यह तो सुनैना जी को पता न था, परंतु उन्हें यह एहसास जरूर हो गया था कि वे जासूसी कर रहे हैं। फिर वह यह कि इलाहाबाद से जबलपुर और जबलपुर से इलाहाबाद की भागम भाग से होने वाली परेशानी और उसमें जाया होने वाले वक्त को बचाने के लिए ज्ञान जी ने नौकरी को ही त्याग देने का निर्णय लिया। यह बड़ा अजीब निर्णय था। घर बसाने की जद्दोजहद से भिड़ने के लिए अपनी आर्थिक जड़ों को ही काट फेंकना। लेकिन ज्ञान जी तो अर्थशास्त्र का ज्ञान देने वाले कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ाते थे। वे कोई तेलचटा अर्थशास्त्री न थे, बल्कि जीवन और संसार में व्याप्त रसों के प्रति जीवंत साहचर्य के प्रवक्ता थे। जीवन से कहानियां पैदा होती हैं और कहानियों से जीवन के रहस्य सुलझते हैं। ज्ञान जी के लिए जीवन प्रथम और जीवन जीने के सरंजाम हमेशा से द्वितीयक रहे हैं और आगे भी रहे आएंगे। हम जीवन को निजी जीवन के संकुचित अर्थों में नहीं ले रहे हैं, उसके व्यापक अर्थ में बात कर रहे हैं। इसमें समाज और संसार भी शामिल है। जीवन और प्रेम रहेगा तो बाकी का सब कुछ भी जुटा लिया जाएगा। जितना जुटेगा उतने में जीवन चलेगा, और न भी जुटा तो क्या, अपने प्रेम, अपनी दुनिया और अपने उसूलों के साथ एक रूखा जीवन भी जिया जा सकता है। बजाय इसके कि धन संपदा तो हो, सुख के पहाड़ खड़े हों, सुविधाओं के समुद्र लहरें उछाल रहे हों, अभावों का अभाव हो, मगर प्रेम का एक पतला सा निर्झर भी ना हो, उसकी शीतलता ना हो, उसे अर्जित करने का पुरुषार्थ न हो। ज्ञान जी के कॉलेज के संचालकों, प्रबंधकों और साथी अध्यापक मित्रों ने खूब समझाया कि भैया नौकरी मत छोड़ो, इतनी अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती। मगर ज्ञान जी अपने फैसले पर डटे रहे। अंततः सबने हार मान ली। कॉलेज ने ज्ञान जी के लिए फेयरवेल पार्टी का इंतजाम किया। उस पार्टी में सब हाजिर थे, मगर जिनके लिए उसे आयोजित किया गया था, वही ज्ञान जी गैर हाजिर रहे। वे जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पथरीले बरामदे में व्याकुलता से इलाहाबाद जाने वाली रेल का इंतजार कर रहे थे। इधर पार्टी में रसगुल्ले उड़ रहे थे, उधर ज्ञान के दिल से धड़कनें घटी जा रही थीं। इधर पार्टी में कह कहे लग रहे थे,
उधर ज्ञान जी के चेहरे पर खो देने की आशंकाओं के डेरे जमा हो रहे थे। अजब विरोधी दशाएं थीं। वे 10-12 घंटों का वक्त और चाहते थे ताकि जबलपुर से इलाहाबाद पहुंच जाएं और फिर कभी इलाहाबाद को अपनी पकड़ से मुक्त ना होने दें। पर जिसने ठान ही लिया हो तो फिर परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके वश में हो जाती हैं। ज्ञान जी इलाहाबाद पहुंचे। सुनैना जी भी अपने निर्णय पर अडिग थीं। उसके लिए जरा सी भी शिकन न थी। हालांकि अब इस उम्र में जबकि ज्ञान जी और सुनैना जी अपने जीवन की क्षति की ओर बढ़ रहे हैं, पता लग चुका है कि दुनिया उतनी तरल, उतनी पारदर्शी और उतनी सरल नहीं है जितनी कि वे अपने उन दिनों में समझते थे। ज्ञान जी निर्णायक मूड बनाकर जब इलाहाबाद आ ही गए तो सुनैना जी को अपनी बढ़ी हुई ताकत की अनुभूति हुई। उनकी ताकत बढ़ गई, साहस दोगुना हो गया था। ज्ञान जी अब देर न करना चाहते थे। जो होना है वह शीघ्र हो जाए, यही भाव था। ज्ञान जी ने शादी कैसे, कब और कहाँ करना है, इसकी पूरी योजना बनाई। पहल सम्मान और दूसरे ऐसे ही बड़े बड़े कार्यक्रमों की त्रुटिहीन रूपरेखा को देखकर ज्ञान जी के मित्र और सहयोगी चकित हो जाया करते हैं। मगर सुनैना जी को तो तभी से पता है कि वे एक परफेक्ट प्लानर हैं। ज्ञान जी ने वही तारीख तय की जिस तारीख में पिता बनारस जाने वाले थे। इलाहाबाद में ही शादी करके वे भी कहीं बाहर निकल जाने वाले थे। ज्ञान जी के कोई परिचित पुरोहित थे, दोनों उनके घर चले गए। वहीं पास पड़ोस की कुछ महिलाएं बुला ली गईं। उन्होंने ही फूल वगैरह जमा किए, सुनैना जी को सजाया, श्रृंगार किया। मालाएं तैयार थीं। पुरोहित जी ने मंत्रोच्चार किया। मालाएं एक दूसरे के गले में पहनाई गईं और विवाह संपन्न हो गया, पूरी सादगी और सहजता के साथ। जिस समय पुरोहित जी विवाह के लिए मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तब सुनैना जी को अपने पिता की याद आ रही थी। काश मंत्रोच्चार उन्होंने किया होता, वे नहीं तो उनकी आवाज वाला टेप रिकॉर्डर ही होता, पर वह भी न था। ज्ञान जी की योजनानुसार जब सुनैना जी के पिता बनारस गए हुए थे, तब उन दोनों ने अपने अपने घर छोड़े। वे इलाहाबाद से वाराणसी जाने वाली ट्रेन में सवार हुए। इधर यह रेल चली, उधर पिता की रेल भी वाराणसी से इलाहाबाद के लिए रवाना हुई। जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही थीं, तब ज्ञान जी ने सुनैना जी के कान में कहा, तुम्हारे बाबूजी इसी ट्रेन में हैं। एक पल के लिए सुनैना जी का दिल धक करके ठहर सा गया। वहां रेत का कोई टुकड़ा धमका, वहां रेल का कोई टुकड़ा धमका और धसका भी। यह धसकन घर माता पिता और उनके दुलार और संरक्षण की यादों की रही होगी, या फिर उनके प्रति एक अप्रीतिकर अवहेलना की रेत ही फिसली होगी। सुनैना जी के मोहल्ले में ही एक श्री कृष्ण दीक्षित साहब रहा करते थे। वे पुलिस विभाग में थे। उन्हें अपने लड़कों लड़कियों से पता चल गया था कि उस वक्त सुनैना जी और ज्ञान जी कहाँ हैं, मगर उन्होंने किसी को भी उसकी भनक तक नहीं लगने दी। उन्होंने सुनैना जी के घर पर पुलिस भी लगा दी थी ताकि कोई और कुछ न कर सके। सुनैना जी के घर का हाल बुरा था। कोहराम मचा हुआ था, गमगीनी छाई हुई थी। लड़की कहाँ चली गई, क्या हो गया उसे? नागरों के उच्च कुल में ऐसा दुखद समय भी आने को था। हाय, अब क्या करें? ज्ञान जी और सुनैना जी वाराणसी पहुंचे। वहां पहुंचकर पहला काम घर के लिए टेलीग्राम करने का किया। सूचना दे दी गई कि उन्होंने विवाह कर लिया है।
टेलीग्राम पाकर सुनैना जी के घर के लोग हक्का बक्का रह गए। इसलिए नहीं कि उन्होंने विवाह कर लिया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने लिए ज्ञान जी को चुना था। वैद्य जी ने टेलीग्राम पढ़ा, गुस्से से देह गर्म हो चली। क्या करें क्या न करें की दशा में बरामदे में चक्कर लगाना शुरू किए। फिर कपड़े संभाले, कांधे पर अंगरखा डाला, टोपी पहनी और तेज कदमों से सुमन जी के घर की दिशा का रुख किया। राह में बहुतों ने प्रणाम किया, पालागी कहा, पर वैद्य जी तक वह सब न पहुंचा। वे बंदूक से छोटी गोली की नाई सीधे सुमन जी के घर पहुंचे। सुमन जी यानी श्री रामनाथ सुमन, ज्ञान जी के पिता। सुमन जी अपनी मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे। वैद्य जी को देखा तो कहा, अरे आइए पंडित जी। वैद्य जी तो उस समय अंगारा हो रहे थे, जैसे कभी न बोला था वैसे बोले, तो अब समझ में आया कि आप काहे पंडित जी की रट लगाए रहते थे। क्यों हमें शुद्ध घी के लड्डू खिलाने की जिद ठाने रहते थे, काहे हलवा खिलाया जाता था। क्या हुआ पंडित जी, कुछ बताइए तो, काहे इतना नाराज हो रहे हैं। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? देख लो अब कितने सीधे बन रहे हैं। आइए पहले यहाँ विराजिए और शांति के साथ कुछ बताइए तो। क्या विराजिए, लड़के ने हमारी बेटी को बहला फुसला लिया हैं, और दोनों ने घर से भागकर ब्याह कर लिया हैं, और आपको जैसे कुछ पता ही नहीं है। सुमन जी धैर्यवान और गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने यह नई जानकारी पाई कि उनके चिरंजीव ने घर से बाहर जाकर वैद्य जी की बेटी से विवाह कर लिया है। जानकारी आनंददायी न थी, पर उनके लिए दुखदायी भी न थी। दुनिया बदल रही थी, लोग बदल रहे थे, रीति नीति बदल रही थी। सुमन जी बदलाव के कायल थे, विरोधी न थे। हमें आपसे ही यह जानकारी मिल रही है वैद्य जी। बच्चों ने अपने माता पिता की अवहेलना करके अच्छा नहीं किया है। पर आप खड़े क्यों हैं, बैठिए तो। जो हो चुका है उसे अब लौटाया नहीं जा सकता, पर मिलजुल कर उसे कुछ सही रूप तो दिया ही जा सकता है। वैद्य जी थक चले थे, कुर्सी पर ढह गए। अब और क्या करने का इरादा है आपका? बच्चों ने जो किया सो किया, पर इस बहाने हम दोनों संबंधी भी तो बन गए। दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। तो हम लोग इसके उपलक्ष्य में बच्चों को बुलवा लेते हैं, उनका विधिवत विवाह संपन्न कराते हैं और सब दोस्तों रिश्तेदारों को दावत खिलाते हैं। सुनते ही वैद्य जी का नीचे की तरफ जाने वाला गुस्सा फिर ऊपर की तरफ चढ़ आया। वाह सुमन जी वाह, बच्चों को उनके किए पर चार बातें सुनाने की जगह आप दावत खिलाने की योजना बना रहे हैं। आप ही खाइए और खिलाइए दावत, हमें नहीं खानी वानी आपकी दावत। वैद्य जी कुर्सी से उठ पड़े और भुनभुनाते हुए चल दिए। बताओ अभी दावत खिलाने चले हैं। सुमन जी ने ज्ञान जी और सुनैना जी के विवाह को जितने सामान्य रूप में लिया था, वैद्य जी ने उसे उतना ही दुखद और अपने लिए अपमानकारी मान लिया था। वे बरामदे में बैठकर जब अपनी दवाओं और ग्राहकों के साथ व्यस्त होते, तो कोई न कोई उन्हें बेटी के विवाह की बधाई देने वहां पहुंच ही जाता। वे रास्ते में आते जाते तो लोग उन्हें रोक रोक कर बधाई देते। इनमें दिल से निकलने वाली भली बधाइयां भी थीं और दिलजलों की कुड़न से भरी बधाइयां भी, कोचने के लिए दी जाने वाली बधाइयां भी। सुनैना जी जानती थीं कि यही सब पिता के साथ घट रहा होगा। पिता को असहनीय तकलीफें हो रही होंगी, वे उन दोनों के प्रति कटु और कठोर भी हो गए होंगे। दुख ने आहत कर दिया होगा, उनकी आत्मा तक आरक्त हो गई होगी। पर वे यह भी जानती थीं कि पिता ज्ञान जी के साथ उनकी शादी के लिए कभी राजी ना होंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसा कठोर और दुखदायी निर्णय लिया था। 2-2.5 महीने का अरसा गुजरा। ज्ञान जी के घर का वातावरण अनुकूल जैसा ही था, वह और भी सामान्य हुआ।
वहां ज्यादा प्रतिकूलता न थी। सुमन जी गांधीवादी विचारों वाले और लेखक थे। भेदभाव और जाति भेद न मानते थे। हाँ, व्यक्तिगत रुचि अरुचि का ही अवरोध था, वह भी समय की गति के साथ ढह चला था। ज्ञान जी और सुनैना जी घर लौट आए। सुमन जी ने अपने बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में एट होम पार्टी का आयोजन किया। वैद्य जी के परिवार को भी न्योता भेजा गया। वैद्य जी पार्टी में आए, पर वे कुछ देर तक रहने के बाद सुनैना जी और ज्ञान जी से बिना मिले ही लौट गए। हाँ, सुमन जी से उनकी मुलाकात जरूर हुई। सामान्य रूप वाला मिलना जुलना ही हुआ, पर शायद एक तरह का संकोच दोनों ही ओर से बना रहा होगा। न सुमन जी ने कहा बेटी दामाद से मिल लीजिए, और न वैद्य जी ने ही कहा बेटी दामाद से मिलना है। कहने सुनने की आवश्यकता भी न थी। स्वगत भी सब हो सकता था, पर न हुआ। सुनैना जी को पिता के उस पार्टी में आ जाने पर हार्दिक संतोष जरूर हो गया था कि चलो बात खत्म हुई, सब ठीक ठाक हो गया। पर सब ठीक ठाक नहीं हुआ था। वैद्य जी उस पार्टी में शिरकत करने के बावजूद विवाह के विरोध में वकीलों से मिलते जुलते रहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे, उपाय ढूंढते रहे कि इस शादी से निजात कैसे पाई जाए। पुलिस महकमे वाले श्री कृष्ण दीक्षित जी ने भी वैद्य जी को समझाया कि दोनों बालिग हैं, शादी विधिवत हो चुकी है, इसलिए अब उनका कानून कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। पर वकीलों का अपना नजरिया होता है। एक वकील ने वैद्य जी को सलाह दी कि यदि लड़की कह दे कि लड़का उसे भगा कर ले गया था, तो मामला बन सकता है। वैद्य जी उत्साहित हो गए। उन्होंने पत्नी से बात की। सुनैना जी की मां ने अवसर निकाला और बेटी से मिलकर कहा, बेटी, कह दो कि लड़का तुम्हें बहला फुसला कर भगा ले गया था। सुनैना जी ने कहा, लड़का हमें कहाँ भगा ले गया था, उल्टे हम ही लड़के को भगा लिए थे। सुनकर मां सनाके में आ गईं और कहा, आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। लड़के के द्वारा भगा ले जाने वाला उपाय कारगर न होने पर वैद्य जी सुप्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर के पास गए। विख्यात लेखक के साथ साथ एक नागर भी होने के कारण नागर समुदाय में उनका बड़ा मान था। वैद्य जी ने उनसे अपनी पीड़ा का जिक्र किया। अमृतलाल नागर जी ने उन्हें समझाया, वैद्य जी, लड़के का परिवार जाना माना और प्रतिष्ठित परिवार है। सुमन जी का पूरे देश में नाम है। उनका लड़का ज्ञान रंजन जिसका नाम है, पढ़ा लिखा है, नया परंतु दमदार लेखक हो चला है। लेखक होना विशेष होना होता है। यह दुखी होने की नहीं, खुश होने वाली बात है। आप तो हमारे लिए मिठाई लाए नहीं, पर हम आपको मिठाई खिलाते हैं। नागर जी के समझाने पर वैद्य जी पर थोड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने विवाह का विरोध करना बंद कर दिया। विरोध तो बंद कर दिया, मगर बेटी दामाद से दूरी न घटाई, खलिश रही आई। सुनैना जी संपन्न परिवार से थीं, इसलिए उनकी तरफ के रिश्तेदार बीच बीच में यह देखने के उद्देश्य से ज्ञान जी के घर आया करते थे कि ज्ञान जी सुनैना जी को कैसे रख रहे हैं। जीवन का बेहतर समय ज्ञान जी और सुनैना जी ने संघर्षों में और बाधाओं से जूझते हुए ही बिताया। अभाव, कमियां और खींचतान वाली अर्थव्यवस्था चलती रही, पर सुनैना जी ज्ञान जी के भरपूर प्यार, आनंद, आदर और घर के प्रति उनके अटूट लगाव की संपदा से सदा माला माल रहीं। सुख और सुकून रहा। और फिर ऐसा समय भी आया जब बादशाह और वत्सला आ गए। घर में किलकारियां गूंजी, बचपन खिला। फिर वे पढ़ लिख कर अपने अपने लक्ष्यों पर जुटे। कठिनाइयों वाले दिन हवा हुए, अपना घर हुआ, चीजें हुई,
बेटे बेटी और नाती पोतों का सुखमय संसार बना। ज्ञान जी जहां भी जाते हैं सुनैना जी के लिए वहां की प्रसिद्ध चीजें लाना कभी नहीं भूलते। सुनैना जी ने खुद अपने लिए शायद ही कभी कोई साड़ी खरीदी हो, वह भी ज्ञान जी ही लाते हैं। उनकी पसंदगी उच्च कोट की है। साड़ियां तो वे उतनी सुंदर इतनी बढ़िया लाया करते हैं कि खुद सुनैना जी भी ना ला पाए। सुनैना जी को कभी कभी ऐसा लगा करता है कि शुरुआती जीवन में जिन अभावों का सामना किया था ज्ञान जी अब उन्हें भर रहे हैं। हालांकि सुनैना जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। चीजें कम रहीं और प्रेम अथाह उसकी कभी कोई कमी नहीं रही। दोस्तों प्रेम तो शाश्वत है, सृष्टि का महत्तम उपहार है। चार शख्सियतों पर प्रख्यात साहित्यकार राजेंद्र चंद्रकांत राय ने खुशरो दरिया प्रेम का शीर्षक से यह किताब लिखी है, जिसमें ज्ञान रंजन की प्रेम कथा का अंतिम भाग हमने आपके सामने पढ़कर सुनाया। अगर आपने लाइफ विद लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक न किया हो तो कृपया अवश्य कर लीजिए। अपने मित्रों और परिचितों तक लाइफ विद लक्ष्मीकांत को पहुंचाइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपना ख्याल कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।